हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर किताबों के अड्डा पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए लेके आई हूँ वो है ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर थर्ड सेमेस्टर के, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। सिर्फ यही क्वेश्चन आंसर आप तैयार करके चले जाइए, आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में कवर हो जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है आपको, और उतना टाइम भी नहीं बचा है कि आप अलग से कुछ पढ़ो या पूरे चैप्टर वगैरह कवर करो। तो जो है, आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर कर लीजिए, आराम से आप एग्जाम में पूरा कर लोगे। तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के विभिन्न घटक क्या हैं। या फिर ये भी पूछ सकता है, पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन करें। कुछ भी आए, कुछ क्वेश्चन आपको जो भी मिले, आंसर आपको अगर सेम लिख देते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पर्यावरण अंग्रेजी शब्द का एनवायरमेंटल का निर्माण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि जो हमारे चारों ओर है, आवरण जो हमारे चारों ओर से घिरा हुआ है। आप कहाँ रहते हो? आप एक पर्यावरण में ही रहते हो। आपके आसपास जो भी है, पेड़ पौधे, वातावरण, पृथ्वी, ये सब क्या है? पर्यावरण का एक हिस्सा है। पर्यावरण के घटक क्या क्या हैं? वायुमंडल, बिना वायु के तो कोई भी इंसान नहीं रह सकता। वायुमंडल भी एक हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। जलमंडल है, जल के बिना भी जीवन संभव नहीं है। स्थल मंडल, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो गाइज देखिए, स्थल मंडल भी हमने देख लिया। ये देखिए, ऑक्सीजन जो होती है हमारी पृथ्वी में, 47% ऑक्सीजन, 28% सिलिकॉन वगैरह, ये सब आप देख लीजिए, बहुत काम आएगा आपको एग्जाम में। जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता संरक्षण की व्याख्या कीजिए। या फिर हॉटस्पॉट्स भी आपसे पूछ सकता है। जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न ऐतराज जीवन की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध जैव विविधता कहलाता है। आनुवांशिक विविधता, आप जानते हो कि कुछ हमारे पृथ्वी पे ऐसे जानवर भी हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जो हर जगह तो नहीं मिलते। कुछ ऐसी जो पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे वो पौधे होते हैं, चाहे पेड़ होते हैं, या फिर कुछ जानवर, जैसे हमारा रेड पांडा हो गया, वो कहाँ मिलेगा? जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो, और वहाँ पे वही जानवर भी रह सकते हैं जिनकी जो खाल होती है ना, थोड़ी मोटी होती है, और कोई जानवर वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। या फिर बहुत ज़्यादा फर वाला जानवर हो गया, तो उसे हॉटस्पॉट भी कहते हैं। या फिर जो मानव होते हैं, मानव की ज़रूरतों के हिसाब से किसी जगह पे बहुत ज़्यादा हनन हुआ हो, और वहाँ पे जो जानवर या पेड़ पौधे का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो, उसे भी हॉटस्पॉट बोलते हैं। जैव विविधता का अर्थ, जैव विविधता शब्द का तात्पर्य जीवित जीवों, वनस्पतियों और जीवन की विविधता से है। जैव विविधता से स्थलीय, समुद्री और उन्हें जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जीवों को प्रतिशीलता के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका वह हिस्सा है। ये भी देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न अंतर्जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध जैव विविधता कहलाता है। इस विविधता को 3 स्तर पर देखा जा सकता है: आनुवांशिक और अआनुवांशिक। जो जीवित होते हैं, जिनमें जान होती है, या फिर आनुवांशिक। एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जब कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है, जब हम भी कुछ ऐसी चीज़ जलाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जिससे जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे धुआं निकलता है, वो सीधे कहाँ जाता है? वो सीधा वायुमंडल में ऊपर की ओर फैलता है, ऊपर की ओर जाता है। और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये वर्षा और बर्फ़ के रूप में ज़मीन पर लौट आते हैं। जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा, जब पोल्यूशन हो जाएगा, तो बारिश या फिर बर्फ़ पड़ना, इसे अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। और ये बहुत नुकसानदायक होती है हमारे एग्रीकल्चर के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, और इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ऑक्सीजन को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, ये सांस लेने में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होती है। देखिए, पर्यावरण पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव क्या पड़ता है? मृदा पे भी, ज़मीन पे भी इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। वहाँ की जो ज़मीन है वो खंडर हो सकती है, दोबारा उपजाऊ नहीं हो, या फिर उस पर फसल ना उगाई जाए, ऐसा भी हो सकता है। मानव स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा इसका, इंसान को सांस लेने में दिक्कत होगी, वनों का ह्रास होगा। जब कुछ अम्लीय वर्षा होगी, तो ये जो नेचर होता है ना हमारा, पेड़ पौधे तो नेचुरल होते हैं, ये सब तो पोल्यूशन ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, और पेड़ पौधों को होना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत हद तक ये पोल्यूशन को कम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? जनसंख्या का प्रभाव तो आपको पता ही है आजकल पर्यावरण पर क्या पड़ रहा है। इसके लिए कुछ रोकथाम भी चलाई गई थी, वायु प्रदूषण के लिए रोकथाम थी, जो उसका अधिनियम था वो 1981 के लक्ष्य और उद्देश्य। 2 क्वेश्चन हैं, दोनों में से देखिए, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, मानव जनसंख्या के ऊपर पूछ ले या पर्यावरण अधिनियम 1986 का वर्णन करें। देखिए, 81 था क्या? वायु प्रदूषण की रोकथाम, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981। ये वायु अधिनियम, केंद्र सरकार ने इस कानून को बनाने के लिए अनुच्छेद 253 का उपयोग किया, और इसे भारत में वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए एवं नियंत्रण करने के लिए लागू किया गया था।
वायु पोल्यूशन आपको पता ही है आजकल कितना हो रहा है, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएँ, बड़े-बड़े कारखानों से निकलने वाले धुएँ। तो इन सब पे रोक लगाने के लिए जो ये अधिनियम आया था अनुच्छेद 253 के तहत। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के लक्ष्य क्या थे? वायु प्रदूषण रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए प्रावधान करना, नियम बनाना, या फिर राज्य या फिर केंद्र में कैसे नियम बनने चाहिए जो वायु प्रदूषण को रोक सकें, ये सारा इसका मेन मोटिव था। और जो ये था इसको कौन देखता? केंद्रीय बोर्ड देखता। केंद्रीय बोर्ड के कार्य क्या थे, ये सब इसमें आप लिख सकते हो। नियम कैसे बनाने हैं, क्या बनाने हैं। मानव जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और कल्याण को कैसे प्रभावित करती है। जनसंख्या वृद्धि हर एक चीज़ पर प्रभाव डालती है, चाहे मानव हुआ, चाहे पर्यावरण हुआ, हर जगह प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। वनों की कटाई होती है, जब इंसान होंगे तो उन्हें रहने की जगह भी चाहिए, तो अधिक से अधिक जो वन है वो कटते जाते हैं। संसाधनों की कमी, जब ज़्यादा लोग होंगे तो संसाधनों की कमी तो होगी ही होगी। जलवायु परिवर्तन, ज़्यादा लोग होंगे तो फिर वो यूज़ भी बहुत ज़्यादा करेंगे सामानों का, इससे पर्यावरण पे भी असर पड़ेगा। ताज़े पानी की हानि, सबसे ज़्यादा जो भी है वो है पानी की प्रॉब्लम। देखिए, आपको पता है ताज़ा पानी, जो मीठा पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए, उसकी अभी जो कितनी ज़्यादा शॉर्टेज है। ऐसा भी माना जाता है कि 2025 तक दुनिया की 2/3 आबादी पानी की कमी से जूझ रही होगी। मतलब पानी का इतना ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पानी को बहुत कम यूज़ करें, जितना ज़रूरत हो उतना ही गिराएँ। अधिक फालतू पानी ना गिराएं। वैसे तो सब बहुत समझदार हैं, सब लोग करते भी हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर किसी क्वेश्चन आंसर की और भी वीडियो बनानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।